दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसी फिल्म की कहानी जिसे देखकर आपका दिमाग सचमुच हिल जाएगा। जरा सोचिए, जब एक रहस्यमयी वायरस पूरी दुनिया को तबाह कर चुका हो और इंसान एक एक कर ज़ॉम्बी जैसे साइको में बदल गए हों, लेकिन इन्हीं लाशों के बीच अचानक कुछ लोग फिर से जिंदा हो जाते हैं। समस्या ये है कि उन्हें अपना नाम तक याद नहीं, ना अपना अतीत, ना ये कि वो यहाँ आए कैसे। अब उनके सामने सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये लोग इस खौफनाक वायरस की अगली शिकार बनेंगे या फिर अपने ही पास्ट के छुपे सच को उजागर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस डर और सस्पेंस से भरी कहानी को। फिल्म का नाम है ओपन ग्रेव। कहानी की शुरुआत होती है एक गहरे अंधेरे गड्ढे से, जिसमें चारों तरफ सिर्फ लाशें पड़ी हैं और इन्हीं लाशों के बीच अचानक एक आदमी को होश आता है। आदमी किसी तरह हिम्मत जुटाकर उस गड्ढे से निकलने की कोशिश करता है। मुश्किल से चढ़ते चढ़ते आखिरकार वह ऊपर पहुंच जाता है, लेकिन बाहर आकर भी उसकी हालत पहले से ज्यादा डरावनी हो जाती है। चारों तरफ सन्नाटा, पेड़ों के बीच अंधेरा और हर जगह अजीब सा खून और सड़ांत का माहौल। वह लड़खड़ाते हुए एक पुरानी हवेली तक पहुंचता है। दरवाजा खोलते ही उसे अंदर कुछ लोग दिखाई देते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उन सब की हालत भी उसी की तरह थी। सबको याददाश्त खो चुकी थी, किसी को अपना नाम तक याद नहीं था। वो सब एक दूसरे पर शक कर रहे थे, मानो सबके बीच कोई बहुत बड़ा राज छुपा हो। धीरे धीरे उन्हें एहसास होने लगता है कि शायद ये कोई साधारण हादसा नहीं है। यहाँ पर किसी ने उनके साथ एक्सपेरिमेंट किया है और अब सवाल ये था कि वो सब कौन है, जिंदा क्यों है, और सबसे बड़ा राज, क्या इनमें से कोई खुद असली कातिल तो नहीं। इसी दौरान बाहर से अजीब अजीब आवाजें आने लगती हैं। कोई जानवर नहीं, बल्कि कुछ ऐसा जो इंसान होते हुए भी इंसान नहीं था। और तभी आवाज का पीछा करते हुए वे लोग एक साइड में पहुंचते हैं, जहां जमीन पर पड़ा एक और आदमी धीरे धीरे होश में आ रहा था, लेकिन उसकी आंखों में भी वही खालीपन था, जैसे वो सब कुछ भूल चुका हो। इसी बीच कमरे के कोने में खड़ी वही लड़की दिखाई देती है जिसने गड्ढे से उस शख्स की मदद की थी। लेकिन ये लड़की बिल्कुल चुप थी। उसके होंठ तो बंद थे, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सा राज छिपा था, जैसे उसे सब पता हो, लेकिन वो बोल नहीं सकती। अब तक एक बात साफ हो चुकी थी, यहाँ मौजूद हर शख्स अपनी याददाश्त खो चुका है। किसी को नहीं पता कि वे यहाँ कैसे आए, किसने उन्हें यहाँ फेंका, और सबसे खतरनाक बात, इन सब का आपस में कोई रिश्ता भी नहीं था। न फोन, न कंप्यूटर, कोई भी कम्युनिकेशन की चीज मौजूद नहीं थी। वे सब पूरी तरह से बाहरी दुनिया से कट चुके थे। लेकिन तभी किसी ने अपनी जेब टटोली और धीरे धीरे सब ऐसा करने लगे। वहां से उन्हें कुछ आईडी कार्ड्स मिले। आईडी देखकर उन्हें कम से कम अपने नाम का पता चला, लेकिन नाम जानने के बाद भी अतीत अंधेरे में ही था। अब सवाल ये था कि अगर सबकी यादें मिट चुकी हैं, तो असली सच कौन जानता है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जिस आदमी को गड्ढे से निकाला गया था, उसके पास तो आईडी तक नहीं थी, यानी उसकी पहचान पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ वो गूंगी लड़की सब कुछ जानती हुई लग रही थी। उसने जल्दी जल्दी कुछ लिखकर उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन दिक्कत ये थी कि जिस भाषा में उसने लिखा उसे कोई पढ़ ही नहीं सका। जैसे उसके पास सच था, लेकिन वह सच उनके सामने पहुंच ही नहीं पा रहा था। गड्ढे से निकला आदमी और लूकस अब भी आमने सामने थे। लूकस को पूरा यकीन था कि सारे खून खराबे के पीछे इसी अजनबी का हाथ है, जबकि वो आदमी बार बार कह रहा था, मुझे सच में कुछ याद नहीं। बाकी लोग इस बेकार की लड़ाई से परेशान हो चुके थे। उन्होंने कहा कि अगर हमें जिंदा रहना है और असली बात पता करनी है, तो सबको मिलकर काम करना होगा, वरना यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। इसी बीच गूंगी लड़की ने एक और इशारा किया। उसने अपने हाथ पर बने एक अजीब से निशान की तरफ इशारा किया। ऐसा लग रहा था कि इस निशान में ही किसी बड़े राज की चाबी छिपी है, लेकिन बाकी लोग इसे समझ नहीं पाए। घर की तलाशी लेने पर उन्हें एक और चौंकाने वाली बात पता लगी। यहाँ सप्लाई बिल्कुल पूरी थी, खाना, पानी, दवाइयाँ, सब कुछ। मतलब किसी ने जानबूझकर उन्हें यहाँ लाकर बंद किया था। अब सवाल ये था, क्या वे सब वाकई शिकार हैं या फिर उनमें से ही कोई शिकारी छिपा बैठा है। यहाँ खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, मानो किसी ने पहले से ही सब कुछ प्लान करके रखा हो। लेकिन सबसे हैरान करने वाली चीज थी दीवार पर टंगा कैलेंडर। उसमें एक तारीख को मोटे लाल घेरे से घेरा गया था, 18 तारीख, और ये तारीख बस कल ही आने वाली थी, यानी कुछ बड़ा होने वाला था। लेकिन क्या, ये किसी को नहीं पता। घर की तलाशी में इन्हें कई गन्स भी मिलती हैं। इन्हें देखकर सब चौंक जाते हैं, क्योंकि माइकल उन्हें बहुत अच्छे से चलाना जानता था। ये देखकर सबको शक हुआ कि शायद माइकल पहले पुलिस या सिक्योरिटी गार्ड रहा होगा। याददाश्त सबकी मिट चुकी थी, लेकिन उनके सबकॉन्शियस माइंड में पुरानी स्किल्स अब भी जिंदा थीं। इसी दौरान गड्ढे से निकले हुए उस आदमी को बार बार अजीब से विजन आने लगे। उसने खुद को देखा कि वो किसी लड़की को घसीट रहा है। उस लड़की की गर्दन पर सी हॉर्स का टैटू बना हुआ था। ये विजन उसे और भी डराने लगे। क्या वाकई उसने ही कोई खून किया है? जवाब खोजने के लिए ये लोग बाहर निकले, लेकिन बाहर का नजारा उनके रोंगटे खड़े कर देने वाला था। सैकड़ों डेड बॉडीज बाहर बंधी हुई थी। सबकी हालत इतनी खौफनाक थी कि उन्हें देखकर ही किसी का भी दिमाग सुन्न हो जाए। और अजीब बात ये थी कि ये घर बिल्कुल सुनसान जगह पर था। ऊपर आसमान में तारे साफ साफ चमक रहे थे, यानी वे शहर से बहुत दूर थे, ऐसी जगह जहाँ मदद के आने का कोई सवाल ही नहीं। चलते चलते ये लोग एक पुराने से कुटीर कैबिन तक पहुंचे। यहाँ का नजारा और भी चौंकाने वाला था। वो गूंगी लड़की किसी औरत को चुपचाप खाना खिला रही थी, लेकिन वो औरत कौन थी, वो यहाँ कैसे पहुंची, और गूंगी लड़की उसे क्यों छुपाकर खिला रही थी? शायद इस रहस्य की असली चाबी उसी के पास थी। जैसे ही वो लोग उस औरत को देखते हैं, वो पागलों की तरह चिल्लाने लगती है, तुम सबने मेरा इस्तेमाल किया है, तुम सब झूठे हो। उसकी बातों में इतनी घबराहट और गुस्सा था कि कोई समझ ही नहीं पाया कि वो सच कह रही है या पागल हो चुकी है। लेकिन उसकी चीखें पूरे माहौल को और भी डरावना बना रही थी। तभी जॉन ने झुंझलाकर उसके सिर पर वार कर दिया। औरत वहीं गिर पड़ी बेहोश। अब सबके होश तब और उड़ गए जब उन्होंने उस केबिन की दीवार
पर नजर डाली। वहाँ एक छुपा हुआ कैमरा लगा था, यानी कोई इन पर हर पल नजर रख रहा था। अब ये साफ हो गया कि ये सब किसी बहुत बड़े खेल का हिस्सा है और ये खेल किसी और के कंट्रोल में है। फैसला किया गया उन्हें उस कंट्रोल सेंटर को ढूंढना ही होगा, क्योंकि वही एक जगह थी जहाँ से इन रहस्यों के जवाब मिल सकते थे। लेकिन रात हो चुकी थी, इसलिए सब वापस घर लौटे और थोड़ी देर आराम किया। सुबह होते ही उन्होंने तय किया कि अब जंगल की ओर जाकर सुराग ढूंढे जाएंगे। साथ ही उन्होंने गूंगी लड़की और एक लड़के को घर पर छोड़ दिया, लेकिन वो लड़का जिद करने लगा, मुझे भी साथ ले चलो, मैं अच्छा शूटर हूँ, मैं मदद कर सकता हूँ। मगर उसकी बात किसी ने नहीं मानी, उसे घर पर ही रहने दिया गया। कुछ ही देर बाद घर के पास से अजीब सी आवाजें आई, मानो कोई दर्द में कराहते हुए मदद मांग रहा हो। लड़का चौकन्ना हो गया। उसने गूंगी लड़की को अंदर बंद किया और आवाज की तरफ दौड़ा। वहाँ उसने देखा एक आदमी फेंस में बुरी तरह फंसा हुआ है। वो तड़प रहा था, उसके चेहरे पर खून और मिट्टी लिपटी थी। लड़के का दिल पसीज गया। वो मदद करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन अगले ही पल वो आदमी अचानक हिंसक हो गया। उसने झपट्टा मारकर फेंस की तारें लड़के की गर्दन पर कस दी। लड़का दर्द से चीख उठा। वो मदद करने आया था, लेकिन खुद जाल में फंस चुका था। इधर दूसरी तरफ जो ग्रुप जंगल में खोजबीन करने निकला था, उन्हें कुछ और बड़ा मिला। जंगल के बीच खड़ी थीं 2 गाड़ियां, और हैरानी की बात ये थी कि उनकी चाबियां पहले से ही उसी घर में मौजूद थीं। मतलब ये सब पहले से प्लान किया गया था। किसी ने इन्हें यहाँ पहुंचने से लेकर हर कदम तक की चाल सोची हुई थी। अब सवाल ये था, क्या वो इन कारों में बैठकर यहाँ से भाग जाएंगे या फिर ये किसी और जाल का हिस्सा है। दोनों कारें मिली, मगर दोनों बेकार निकली। एक कार इलेक्ट्रिक थी जिसकी बैटरी लगभग खत्म थी, और दूसरी में फ्यूल का नामो निशान नहीं था। अब सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उन्हें उसी कार से एक तस्वीर मिली। उस तस्वीर में सबके चेहरे थे सिवाय उस शख्स के जो गड्ढे से निकला था। सारे लोग हैरान रह गए। अब शक और गहरा हो गया कि शायद वही इन सब हालात का जिम्मेदार है। लेकिन उस आदमी ने शांत स्वर में कहा, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये तस्वीर मैंने ही ली हो। उसकी बात ने सबको और भी कंफ्यूज कर दिया। इसी बीच गूंगी लड़की वहां पहुंचती है। वो सबको इशारे से अपने साथ ले जाती है। वो उन्हें उस जगह लाती है जहां पहले उनके साथी को फंसे हुए आदमी ने जख्मी किया था। लेकिन अब वहां का नजारा दिल दहला देने वाला था। उनका साथी जमीन पर पड़ा था, आखिरी सांसें ले रहा था, और देखते देखते उसकी जान चली गई। सारे लोग सदमे में थे। दर्द और डर दोनों उन पर हावी हो रहे थे। इसी बीच वही फेंस में फंसा आदमी फिर से पागलों की तरह चिल्लाने लगा। उसकी चीखें कानों को चीर रही थीं। गड्ढे से निकले आदमी, अब तक सब उसे जोनाह बुलाने लगे थे। उसने बिना देर किए गन उठाई और उस आदमी को शूट कर दिया। गोलियों की आवाज के साथ सन्नाटा छा गया। अब सबके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल था, अगर हम जल्दी यहाँ से नहीं निकले तो अगला नंबर हमारा होगा। जोनाह ने शेरन को एक कार में बैठाकर उसे धक्का देना शुरू किया, शायद वो किसी तरह स्टार्ट हो जाए। तभी रास्ते में उन्हें एक पुरानी बिल्डिंग नजर आई। वे दोनों अंदर गए और वहाँ जो देखा उसने पूरी कहानी बदल दी। एक बच्चा अंधेरे में छुपा हुआ था। उसकी आंखों में खौफ साफ झलक रहा था। जैसे ही उसने जोनाह को देखा, वो कांपते हुए चिल्लाया, जोनाह यहाँ से भाग जाओ, कल वो लोग आ जाएंगे और सबको मार डालेंगे। ये सुनते ही सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। बच्चे को आखिर किसकी बात पता थी? ये वो लोग कौन थे जो अगले दिन आने वाले थे? कंफ्यूजन और गहरा गया, क्योंकि उनकी याददाश्त अब भी गुम थी। इसी बीच घर पर मौजूद लुक्स की हालत भी बिगड़ने लगी। वो अचानक हिंसक हो गया और उसने गूंगी लड़की को पकड़ लिया। सौभाग्य से बाकी लोगों ने उसे छुड़ा लिया, लेकिन अब साफ था कि कुछ न कुछ उसके अंदर बदल रहा था। दूसरी ओर जोनाह और शेरन उस बच्चे तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दरवाजा बंद था। जोनाह ने उसे तोड़ने की कोशिश की, तभी अचानक शेरन के सिर में तेज दर्द उठा। उसका पूरा शरीर कांपने लगा, और अजीब बात यह थी कि जोनाह को भी उसी वक्त कुछ गड़बड़ महसूस होने लगी, जैसे इन दोनों का अतीत किसी गहरे राज से जुड़ा हो, और वो राज अब धीरे धीरे सामने आने वाला था। लकस जैसे ही कंट्रोल सेंटर के अंदर गया, वहां उसने बहुत सारी स्क्रीन देखी जिन पर उनकी हर एक हरकत रिकॉर्ड हो रही थी। घर के अंदर, जंगल में, यहाँ तक कि उस केबिन और शेड्स तक की रिकॉर्डिंग्स चल रही थीं। ये देखकर उसे यकीन हो गया कि कोई न कोई इन सबको लगातार मॉनिटर कर रहा है। स्क्रीन के पास रखे एक बोर्ड पर उसे कुछ फाइल्स और मैप्स भी मिले। उन फाइल्स में इन सब लोगों की डिटेल्स लिखी हुई थी, नाम, उम्र और साथ ही उनके बिहेवियर के बारे में नोट्स। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इन सभी को एक्सपेरिमेंट सब्जेक्ट्स लिखा गया था। लकस अब समझ चुका था कि यह कोई ऑर्डिनरी जगह नहीं है, बल्कि एक ह्यूमन एक्सपेरिमेंट कैंप है। लेकिन इससे पहले कि वह बाकी लोगों को बुला पाता, उसकी हालत और भी खराब हो गई। उसे बहुत तेज बुखार और हेलुसिनेशंस होने लगे। दूसरी तरफ शेरन और जोना उस बच्चे से मिलने की कोशिश कर रहे थे, मगर जैसे ही दरवाजा नहीं खुला और जोना ने जोर लगाया, दोनों को अजीब सी एनर्जी ने पीछे धकेल दिया। यह एनर्जी किसी इनविजिबल बैरियर जैसी थी। और इसी दौरान शेरन को एक विजन दिखा, जिसमें वही सी हॉर्स टैटू वाली लड़की नजर आई। उसने शेरन की तरफ देखकर कहा, 18 तारीख सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब शेरन और जोना दोनों डर गए कि आखिर कल होने वाला क्या है। इधर नेथन अपने हाथ आए चश्मे की वजह से अपनी कुछ पुरानी यादें देखने लगा। उसे याद आया कि वह पहले इसी जगह एक गार्ड था जो यहाँ के सिस्टम को कंट्रोल करता था, लेकिन अचानक उसे लगा कि उसके दिमाग में किसी ने जबरदस्ती चीजें मिटा दी हों। अब उसे समझ में आ रहा था कि शायद यहाँ मौजूद हर इंसान की मेमोरी को इरेज करके एक्सपेरिमेंट चलाया जा रहा है। जंगल में खड़े वो इन्फेक्टेड लोग जोना की आवाज सुनते ही पागलों की तरह चीखने लगे और एकदम झुंड बनाकर कार की तरफ दौड़ पड़े। उनकी आंखें खून से लाल थीं और हाथों में धारदार कुल्हाड़ियां व हथियार थे। शेरन समझ गई कि अब भागना ही एक रास्ता है। उसने तुरंत जोना को खींचकर कार में बैठाया और गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी का इंजन बार बार फेल हो रहा था। इतने में इन्फेक्टेड
लोग नजदीक पहुंच गए और कार पर वार करने लगे। किसी तरह गाड़ी स्टार्ट हुई और शेरन ने तेज स्पीड में उसे आगे बढ़ाया। अब लूकस के दिमाग में सवाल घूमने लगे कि अगर जोना मास्टरमाइंड है तो उसने खुद को इन सब के साथ क्यों फंसाया, और ये इन्फेक्टेड कौन है, पुराने सब्जेक्ट्स या फिर नए एक्सपेरिमेंट। लूकस की आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। उसने गन की नली सीधी जोना के माथे पर तान दी। कमरे में सन्नाटा छा गया। बस शेरन की तेज सांसें सुनाई दे रही थीं। शेरन ने कांपते हाथों से कैमरा ऑन किया और वीडियो प्ले किया। स्क्रीन पर साफ दिख रहा था जोना लोगों को बेहोश कर उनके शरीर में इंजेक्शन लगा रहा है, उनके खून और ब्रेन से सैंपल ले रहा है, और कई सब्जेक्ट्स की मौत भी इसी दौरान हो चुकी थी। शेरन के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी कलाई पर बने इंजेक्शन के निशान जलने लगे, मानो उसका शरीर खुद चीख रहा हो कि हाँ, उसके साथ भी कुछ किया गया है। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, जोना, तुमने मेरे साथ भी ये किया। जोना अब और बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने गुस्से और डर से भरी आवाज में चिल्लाकर कहा, नहीं, तुम समझ नहीं रहे हो, ये सब मेरी मजबूरी थी। अगर मैं ये नहीं करता तो हम सब मर जाते। लेकिन लक्स ने बिना पलक झपकाए जवाब दिया, झूठ मत बोलो, ये सब तुमने अपने लिए किया है। हम सब तो बस तुम्हारे एक्सपेरिमेंट्स की गिनी पिग्स थे। और गूंगी लड़की एक दूसरे को डरे हुए देख रही थी। बाहर अंधेरा गहराता जा रहा था और वो तारीख 18वीं रात बस आने ही वाली थी। उधर गड्ढे में पड़ा जोना धीरे धीरे अपने पुराने फ्लैशबैक जोड़ने लगा। उसे याद आया कि वही असली मास्टरमाइंड था। उसने ये एक्सपेरिमेंट्स शुरू किए थे ताकि इंसानियत को बचाया जा सके, लेकिन कुछ गड़बड़ हो गई थी और सब कंट्रोल से बाहर निकल गया। गड्ढे में चारों तरफ सड़ी हुई लाशें और उस सी हॉर्स टैटू वाली लड़की की लाश को देखकर उसकी सांसें अटक गईं। तभी उसकी आंखों के सामने पूरा सच चमक उठा। वो लड़की उसकी ही टीम की साइंटिस्ट थी और उसने उसे ही इस एक्सपेरिमेंट का पहला शिकार बना दिया था। जोना चीख उठा, ये सब मेरी गलती है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। घर के अंदर शेरन को धीरे धीरे खुद के भी इंजेक्शन के असर महसूस होने लगे। उसका शरीर कांप रहा था, धड़कनें अनियमित हो रही थीं और उसकी आंखों की पुतलियां काली पड़ने लगी थीं। गूंगी लड़की घबराकर उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन शेरन खुद को दूर धकेल देती है। अचानक दरवाजा जोर से खुलता है। लूकस वापस लौट आया था, लेकिन अब पूरी तरह बदला हुआ। उसकी नसें उभरी हुई थीं, आंखें लाल खून जैसी चमक रही थीं। वो गुर्राता हुआ गूंगी लड़की की तरफ बढ़ता है। तभी पीछे से गोली की आवाज गूंजती है। जोना खड़ा था, खून से लथपथ, लेकिन हाथ में गन लिए हुए। उसने चिल्लाकर कहा, यहाँ असली राक्षस मैं हूँ और मुझे ही इसे खत्म करना होगा। दरअसल जोना का असली मकसद इंसानों को ज़ॉम्बी वायरस से बचाना था। वो वैक्सीन उसके हाथों से गिरी आखिरी उम्मीद थी, लेकिन किसी ने उसके एक्सपेरिमेंट्स को मोड़कर उसे खून खराबे में बदल दिया। वैक्सीन को देखते ही उसके दिमाग में बिजली सी कौंधी, मैंने ये बनाया था इलाज के लिए, लेकिन इसे हथियार बना दिया गया। वो कांपते हाथों से वैक्सीन अपनी जेब में डाल लेता है। इसी बीच रात गहराती जा रही थी और घर के अंदर हालात और बिगड़ चुके थे। जोना जब गाड़ी में पड़े सामान की तलाश करता है तो उसे कुछ ऐसे सबूत मिलते हैं जो उसके होश उड़ा देते हैं। दरअसल शेरन उसकी गर्लफ्रेंड थी और नेथन उसका अपना भाई। इन दोनों के जिस्म पर जो इंजेक्शन के निशान थे वो इसीलिए थे क्योंकि जोना ने खुद इन्हें उस खतरनाक वायरस से बचाने के लिए वैक्सीन लगाई थी। लेकिन ये वैक्सीन अधूरी थी। इसका साइड इफेक्ट ये हुआ कि शेरन और नेथन दोनों अपनी याददाश्त खो बैठे। उन्हें ये तक याद नहीं रहा कि उनका असली रिश्ता क्या है और जोना कौन है। जोना ये सच जाकर दोनों को बताने ही वाला था कि तभी अचानक वहाँ लोकस आ जाता है। वो जोना पर हमला करता है और उसका गला दबाकर उसे खत्म करने की कोशिश करता है। जोना की सांसें रुकने लगी, लेकिन उसी वक्त उसने पास पड़ा एक भारी पत्थर उठाया और पूरी ताकत से लोकस के सिर पर दे मारा। पल भर में लोकस की जान चली गई। इसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। असल में ये पूरा ग्रुप यहाँ किसी छुट्टी पर नहीं बल्कि एक खतरनाक एक्सपेरिमेंट के लिए आया था। जोना अपने भाई नेथन की मदद से इस वायरस का इलाज ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गलती नेथन से हुई और जिस लड़की पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था वो वहां से भाग निकली। वो लड़की बेहद खतरनाक बन चुकी थी और उसने पूरे ग्रुप को मारने की ठान ली थी। लेकिन तभी जोना ने सबकी जान बचाने के लिए उसी लड़की को मार डाला और यही लड़की बार बार फ्लैशबैक में जोना के सामने आती रहती थी। असल में जब वो उस लड़की की लाश को ओपन ग्रेव में डालने जा रहा था तभी पीछे से एक और संक्रमित इंसान ने उस पर हमला कर दिया और उसे उसी गड्ढे में धक्का दे दिया। वो जगह चारों तरफ से इन्फेक्टेड लोगों से घिरी हुई थी और वहां से जिंदा निकलना नामुमकिन था। यही वजह थी कि जोना ने आखिरी दांव खेला। उसने खुद को वही वैक्सीन इंजेक्ट कर दी ताकि वायरस से बच सके, लेकिन इस वैक्सीन का असर ये हुआ कि उसकी याददाश्त पूरी तरह से मिट गई और यही वजह थी कि फिल्म की शुरुआत में हमने उसे एकदम खोया हुआ बिना कुछ याद किए हुए देखा था। नेथन भागते भागते उसी पुरानी बिल्डिंग तक आ पहुंचता है। शेरन उसे देखती है और फौरन उसके गले लग जाती है। ये लम्हा साफ दिखाता है कि कहीं न कहीं इन सब की यादें लौटने लगी थीं। शेरन वहीं बैठकर जल्दी जल्दी जोना के लिए एक नोट लिख रही थी। चारों ओर इन्फेक्टेड्स की भीड़ थी और हर तरफ मौत मंडरा रही थी। इसी बीच जोना घर की तरफ पूरी ताकत से दौड़ रहा था। सुबह की पहली किरण फूट चुकी थी और इसका मतलब था कि आज 18 अप्रैल है, वो दिन जब मिलिट्री सबको खत्म करने आने वाली थी। अचानक नेथन को बाहर से हलचल सुनाई देती है। वो बाहर निकलता है, लेकिन जैसे ही मिलिट्री वाले उसे देखते हैं बिना एक पल गंवाए सीधा गोली चला देते हैं। नेथन की लाश वहीं गिर पड़ती है। जोना उसी वक्त वहां पहुंचता है और अपनी आंखों के सामने अपने भाई को मरते हुए देखता है। उसकी चीख दब जाती है क्योंकि आवाज का मतलब था मिलिट्री की नजर। शेरन भी नेथन के साथ बाहर आई थी। गोली की आवाज सुनकर वो घबरा कर एक कोने में छिप जाती है। जोना तुरंत उसके पास पहुंचता है और उसे आर्मी की नजरों से बचाकर खींच
लेता है। दोनों किसी तरह भागते हैं। इसी दौरान एक इन्फेक्टेड औरत अचानक शेरन पर टूट पड़ती है। वो चाकू घोंपकर उसकी पीठ छलनी कर देती है। खून धारा बनकर बहने लगता है। गुस्से में जोना उस औरत को मार गिराता है, लेकिन शेरन की हालत बेहद नाजुक हो चुकी थी। उसे कहीं ले जाना नामुमकिन था क्योंकि चारों तरफ आर्मी मौत बरसा रही थी। जोना को सिर्फ एक ही जगह नजर आती है, वो ओपन ग्रेव, जहां कोई जाने की सोच भी नहीं सकता क्योंकि वहां सिर्फ मुर्दे पड़े थे। वो शेरन को अपनी बाहों में उठाता है और उस गहरे गड्ढे में कूद पड़ता है। वहां पहुंचकर वो एक खतरनाक फैसला लेता है। वो शेरन को बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है ताकि वो दर्द से मुक्त हो जाए और खुद भी वैक्सीन का डोज अपने शरीर में उतार लेता है। अंधेरे, सड़ांध और लाशों के बीच वो दोनों वहीं छिपे रहते हैं। ऊपर मिलिट्री गोलियों की बारिश कर रही है, लेकिन इस कब्र के अंदर सच और झूठ, उम्मीद और मौत सब एक साथ दफन हो चुके थे। शेरन बेहोश होने से ठीक पहले कांपते हाथों से जोना को एक छोटा सा नोट पकड़ाती है। उस नोट पर उसने अपने अतीत की सच्चाई और उनके रिश्ते की यादें लिखी थी ताकि चाहे कुछ भी हो वो एक दूसरे को कभी ना भूले। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। दोनों जैसे ही बेहोश हुए, मिलिट्री वाले वहां आ पहुंचे। उनके साथ ट्रकों में ढेर सारी लाशें फेंकी जा रही थीं और उन्हीं में उस बच्चे की भी लाश थी। वही बच्चा जो बार बार जोना को 18 तारीख के खतरे के बारे में चेतावनी देता था। मिलिट्री ने किसी को नहीं बख्शा। सभी इन्फेक्टेड्स का बेरहमी से सफाया कर डाला और फिर जैसे आए थे वैसे ही ठंडे दिल से वहां से चले गए। कुछ देर की खामोशी के बाद जोना धीरे धीरे होश में आता है, लेकिन अब उसकी याददाश्त फिर से मिट चुकी थी। उसे न शेरन याद थी, न अपना सच, न ही वो नोट जो शेरन ने अपनी आखिरी सांसों में उसे थमाया था। वो नोट वहीं अंधेरे में कहीं खो चुका था और साथ ही खो गई थी उसकी पहचान की डोर। वहीं उस नोट में लिखा था कि वो गूंगी लड़की इस वायरस से इम्यून है, उसी के खून से वो वैक्सीन बनाई गई थी। लेकिन जोना ने जब वो कागज पढ़ा ही नहीं तो उसे ये सच्चाई कभी पता ही नहीं चल सकी। जोना अब अकेला था, मदद के लिए चीखता है, अंधेरे में हाथ पांव मारता है और तभी पहले की तरह वही गूंगी लड़की फिर से सामने आती है। रस्सी डालकर उसे उस मौत के गड्ढे से बाहर खींच लेती है। वो जोना को एक नए इलाके में लेकर जाती है जहां हजारों लाशों का ढेर पड़ा था और उनके बीच से एक नई कहानी, एक नई शुरुआत का इशारा मिल रहा था। और यही है इस फिल्म का आखिरी ट्विस्ट। जोना सब कुछ भूल चुका है, लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। ये तो बस अगली जंग की शुरुआत है।